ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट से। नहीं नहीं डियर, बायो के बाद कराऊंगा, लेकिन 4 टॉपिक्स के मैंने जो लेके आया है ना, वो उसमें से कुछ क्वेश्चन वगैरह करवाना है आपको। थोड़ा सा आप लोग के ही अकॉर्डिंग मैंने बोल रहा, आप लोग का ही अच्छा हो। पहला टॉपिक मेंशन कर लिया आपने, अम्ल, क्षार और लवण। ये पहला टॉपिक है जो हमें डियर कवर करना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप बार बार चीजों को पढ़ते हो, बार बार चीजों को पढ़ते हो, तो चीजें क्या होती है, आपको भूल भी जाती है ना। और बैठ जाओ जल्दी। सेकेंड टॉपिक डियर हमें इसमें कवर करना है, मेंशन करेंगे पॉलीमराइजेशन। सबसे ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड ये भी टॉपिक है हमारा, पॉलीमराइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं डियर बहुलीकरण। इसको हिंदी में कहते हैं बहुलीकरण। यहां से भी वेटेज रहता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने का, और आपसे पॉलीमर देगा, बहुलक देगा, आपसे मोनोमर पूछेगा। क्या पूछेगा? मोनोमर। कि हाँ भाई, ये पॉलीमर है, इसका मोनोमर कौन है। तो जितने भी हमारे पॉलीमर है, चाहे वो नेचुरल पॉलीमर हो या आर्टिफिशियल पॉलीमर हो या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो, यहां से क्वेश्चन विनो देखने को मिलते हैं। ठीक ना? तो ये भी बिल्कुल क्लासिक टॉपिक है। तीसरा हम लोग डियर इसमें कवर करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप लोग भी क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो यहां से भी क्वेश्चन आपको दिखता होगा, धातु और अधातु, धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लासिक टॉपिक है, क्वेश्चन दिखेंगे यहां से भी आपको। हार्डेस्ट मेटल्स वगैरह, या है ना, मेटल्स के जो ओर्स हैं, जो अयस्क हैं, इससे क्या प्राप्त करते हैं, कैसे हम लोग विनो रिफाइनिंग करते हैं धातुओं का, वो सब टेक्निक भी क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो जाते हैं आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातु और अधातु से। नेक्स्ट हम जो टॉपिक डियर कवर करेंगे वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहां से भी क्वेश्चन आएंगे, परमाणु संरचना। हालांकि हम लोग मॉडल वगैरह तो पढ़े हैं, लेकिन यहां से हम लोग वैलेंसी कैसे निकालते हैं, संयोजकता वगैरह, समझ गए ना। इनकेस आपका ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कैसे निकालते हैं, तो यही पे सारा सेगमेंट हम लोग कैच करेंगे। इवन हम लोग धातु अधातु की पहचान भी यहां से करना शुरू कर देंगे। किससे? एटॉमिक स्ट्रक्चर वाइज, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, वो सब सेगमेंट हमें यहाँ पे कवर करना है। इसके अलावा डियर ध्यान देना, नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक करेंगे केमिस्ट्री में, वो हमारा है एक्सप्लोसिव। कुछ डियर हमें विस्फोटक से क्वेश्चन बन जाते हैं पेपरों में। विस्फोटक जितने पदार्थ हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे टीएनटी से क्वेश्चन आया हुआ है, टीएनजी से, नोबल ऑयल से, डायनामाइट से, है ना। हालांकि जितने भी एक्सप्लोसिव होते हैं, कभी भी गूगल पे सर्च नहीं करना चाहिए। गूगल पे सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आप, है ना, अलग पुलिस के अटेंशन में भी जा सकते हो। तो ये सब आपके एक्सप्लोसिव वगैरह कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए गूगल पे, या सर्च भी नहीं करना चाहिए टीएनटी कैसे बनता है या आरडीएक्स कैसे बनता है। समझ गए ना। हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे कैसे क्या फॉर्म होता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ अवेयर किया, पता चला तैयारी कुछ और कर रहे हैं और कहीं और चले गए। नेक्स्ट जो टॉपिक डियर इसमें आपको कवर करना है, एक्सप्लोसिव के बाद ध्यान देना, एक और टॉपिक जो आपके एग्जाम में आता है डियर, सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप एंड डिटर्जेंट्स, साबुन और अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे
सोप के डिटर्जेंट से, है ना, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर वाला क्वेश्चन आया है। साबुन के जनरल फार्मूला से क्वेश्चन पेपरों में आ जाते हैं। सोप डिटर्जेंट्स में क्या क्या अंतर है उनसे क्वेश्चन बनते हैं। सोप का जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल्स, उनके अणुओं से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। किससे? सोप और डिटर्जेंट्स वाले टॉपिक में। कितने टॉपिक्स डियर मैंने मेंशन कर दिया? 6। ध्यान देना डियर, जो नेक्स्ट टॉपिक हमें मेंशन करना है इसमें, वो पढ़ना है डियर पीरियोडिक टेबल, और बड़े अलग एंगल से हम इस पे चर्चा भी करेंगे पीरियोडिक टेबल में, जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी आपको ग्रुप वगैरह, विनो पीरियड्स वगैरह बताने होंगे, कैसे धातुओं का, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। सक्रिय कौन है, उसके बाद से सक्रियता कौन है, कैसे घट रही है, कैसे बढ़ रही है, यदि हम ग्रुप में जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं, इस टाइप्स के भी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है। और आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहीं पे हम लोग सारे एलिमेंट्स का भी स्टडी कर लेंगे, जो फैमिली है ना, जैसे हाइड्रोजन फैमिली हो गया, सोडियम फैमिली हो गया, समझ रहे हैं ना, अलग अलग एलिमेंट्स के जो फैमिली हैं वो भी हम लोग यहीं पे चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का हम लोग स्टडी करेंगे, सारे तत्वों के बारे में जानकारी लेंगे आवर्त सारणी में। और क्लासिक टॉपिक है ये भी। अभी तक जो मैं टॉपिक मेंशन किया हूं ना, इन सभी से क्वेश्चन एक दो मेंशन होते रहते हैं डियर। इसके अलावा हमें जो फोकस करना है वो है डियर आपका फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी डियर हमारे जो उर्वरक है और साथ में जो हमारे कीटनाशक हैं, इन सब पे भी डियर हमारा पूरा अटेंशन रहेगा। यानी आपके एग्जाम में फर्टिलाइजर से भी क्वेश्चन आएंगे। फर्टिलाइजर्स में जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, साथ में डियर आपसे पूछेगा विनो, ऐसे नॉर्मली फर्टिलाइजर पूछ देगा जो हमारे यूरिया वगैरह आ जाएंगे, तमाम तरह के हैं। इसके अलावा हमें पेस्टिसाइड्स पे ज्यादा फोकस करना है, जो कीटनाशक जो आजकल फसलों में यूज किया जा रहा है, और इनकेस वो हमारे फसल के लिए, हमारे मिट्टी के लिए और साथ में हमारे हेल्थ के लिए, तीनों के लिए क्या है डियर? खतरनाक है, हानिकारक है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे DDT, नाम सुने हो ना, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, दैट इज द जनरल फॉर्मूला है ना DDT। और DDT को इस वक्त बैन कर दिया गया है, और आपको पता होना चाहिए जिसको बैन होता है वो ज्यादा इंडिया में यूज भी होता है। और DDT को बैन करने के पीछे रीजन ध्यान देना डियर, DDT का पीछे बैन करने का एक ही रीजन था कि जब हम लोग खेतों में DDT की बम्बार्डिंग करने लगे, बौछार करने लगे, तो वो DDT खेत से होते हुए नदी तालाब झरनों में चला गया। समझ रहे हैं ना, कहाँ चला गया? नदी और तालाब झरनों में चला गया। अब डियर आपके नदियों में, तालाबों में छोटी छोटी क्या है? फिश है, उनके सभी के बॉडी के अंदर चला गया। अब छोटी फिश को बड़ी फिश खाई, अब बड़ी फिश खाएगी तो 2 4 5 10 खाएगी, लेवल बड़ी फिश में क्या हो गया? और बढ़ गया। उससे बड़ी फिश को सबसे बड़ी फिश खाई, और सबसे बड़ी फिश को डियर बर्ड्स खाती ही खाती हैं, वही बर्ड्स भी खाएगी तो मात्रा तो ज्यादा खाएगी ही खाएगी। अब समय ये हुआ डियर कि बर्ड्स के अंदर DDT का जो लेवल है वो क्या हो गया? बढ़ गया। और जैसे बढ़ा वो क्या करने लगा? बर्ड्स के अंदर कैल्शियम के लेवल को डिस्टर्ब करने लगा। और उसके जो अंडे होते हैं, आप सभी को पता है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं, और दैट्स वाई उनके जो अंडे थे वो प्री मैच्योर में ही टूटने लगे। और जब उनके अंडे प्री मैच्योर में टूटने लगे, इस तरीके से उनके पॉपुलेशन में क्या आने लगी? कमी आने लगी, जिसके वजह से DDT को क्या करना पड़ा? बैन करना पड़ा। ऐसे कई पेस्टिसाइड्स यदि आप उसके कांटेक्ट में आ जाओगे तो आपको पैरालिसिस, लकवा जैसे बीमारी हो सकता है। आप नाम सुने होंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो ट्रेजेडी हुआ था भोपाल में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि क्या है वो एक तरह का कीटनाशक था, मतलब उसका यूज हम लोग एज अ पेस्टिसाइड्स में ही यूज करते थे। जो लीकेज हुआ था, और देखे भी होंगे वो कितनी भयानक ट्रेजेडी थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी, नाम सुने हो ना। तो डियर कहीं ना कहीं ये वेटेज इसलिए रहेगा क्योंकि आप लोग साइंस एंड टेक में देख रहे हो नैनो यूरिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में कोरिलेशन करके एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन डियर मेंशन कर सकता है।
फर्टिलाइजर्स, बायोपेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, बच्चों को नॉलेज है कि नहीं है? इससे क्वेश्चन डियर बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा डियर नेक्स्ट पॉइंट हम जो केमिस्ट्री में कवर करेंगे, ध्यान देना, वो है डियर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिखना या ऑर्गेनिक कंपाउंड कर लो यहां पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, यानी इसमें हम लोग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस, कभी कभी उनके बेसिक में जनरल फॉर्मूला, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। और ध्यान देना आपके एग्जाम में 15-20 ऐसे हैं जनरल फार्मूला, आई मीन जहां तक वेटेज देखा जाता है, वो किसी न एग्जाम में क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, पेपरों में आते रहते हैं। 15-20 का एक कलेक्शन करके भी उसको क्या करना है, याद कर लेना है, उनके यूजेज याद कर लेना है। यदि वो एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चन क्या हो जाए, सही हो जाए, कहने का मतलब है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हालांकि ये बिल्कुल ब्रॉड टॉपिक है, समझ गए ना। इसमें हम लोग जैसे घी वाला क्वेश्चन आता था, घी का बनना कौन सा रिएक्शन कराता है, याद है ना, कौन सा उत्प्रेरक का यूज करते हैं, ये सब क्वेश्चन आया है। क्लोरोफॉर्म का नाम सुने होंगे आप लोग, क्लोरोफॉर्म से क्वेश्चन आता है, क्लोरोफॉर्म का कहाँ यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो आप लोग नाम सुने होंगे मीथेन का, सुने हो ना डियर। और मीथेन को ले लो और एक में साथ आप ले लो क्लोरीन, क्या ले लो, क्लोरीन, और सनलाइट में लेकर के बैठ जाओ। सनलाइट हालांकि हैवी नहीं होना चाहिए, 10 बजे 9 बजे की सनलाइट होनी चाहिए। और आप जैसे बैठ जाओगे, आप मीथेन को और क्लोरीन को मिलाना शुरू कर दो। जब एक बार मिलाओगे, मिलाने के बाद से जो मिला हुआ जो आपको मिलेगा, उसमें दोबारा क्या मिलाओगे, आप क्लोरीन मिलाओगे। फिर जो बनेगा उसमें दोबारा क्या मिलाओगे, क्लोरीन मिलाओगे। आपको तीसरा स्टेज में क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म। यानी मीथेन का हम क्लोरीनेशन कराते हैं, मीथेन को क्लोरीन के साथ क्या कराते हैं डियर, क्रिया कराते हैं सनलाइट में। हैवी लाइट होगा तो विस्फोट कर जाएगा, मतलब अपने आप को तोड़ाएंगे ही, साथ में अगल बगल वाले को भी क्या कर सकते हैं, आप एक्सप्लोसिव कर सकते हैं। तो आसान टेक्निक होता है क्लोरोफॉर्म बनाना। और डियर जब आप चौथे या 5वें नंबर बना लेते हो ना, तो आपको मिल जाता है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। पढ़े होंगे, बिजली से लगी आगों को बुझाने में भी इसका यूज करते हैं, किसका, CCl4 का। हालांकि इसका यूज हम लोग मेडिसिनल पर्पस में भी करते हैं, और कहीं ना कहीं हम क्लोरीनेशन के माध्यम से चीजें क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है जो कहना चाह रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, आप लोग सुने होंगे, एक कंसेप्ट है वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत। ये सिद्धांत बर्जिलियस ने दिया था, और जब नई बात आई थी केमिस्ट्री की, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी केमिस्ट्री उतनी पुरानी है जितना हमारा वैदिक लिटरेचर, जितना हमारी वैदिक सभ्यता, उतनी पुरानी क्या है डियर, हमारी केमिस्ट्री है। आपको तमाम ग्रंथों में भी अलग अलग सेगमेंट में भी आपको सोने का, चांदी का, तांबे का जिक्र मिलेगा। तो केमिस्ट्री कहीं हमारी उतनी ओल्डेस्ट है। तो मेरा कहने का मतलब था कि बर्जिलियस साहब ने बोला कि भाई आप लाइफ में कभी भी कोई दुनिया में इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बनाएगा, अकार्बनिक से कार्बनिक। तो देखो इनऑर्गेनिक जो होता है ना डियर, हम वो नॉन लिविंग से प्राप्त करते हैं, निर्जीव से प्राप्त करते हैं, और ऑर्गेनिक किससे प्राप्त करते हैं, कार्बनिक, सजीव से। उसका कहने का मतलब ये था कि हम नॉन लिविंग से, निर्जीव से सजीव नहीं बना सकते। मतलब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक जब भी बनाना होगा, हमें ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाना होगा, हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बना सकते। और आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ट्रेंडिंग फॉर्म में पूछा जाता है कि बर्जिलियस का ही वो डिसाइपल था, शिष्य था, जो अपने गुरु के ही सिद्धांत का खंडन कर दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया, और लैब में पहला कार्बनिक यौगिक बनाया। नाम सुने होंगे आप लोग, क्वेश्चन लगाए भी होंगे, एंड दैट्स नेम इज यूरिया। वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया था, वो भी किससे, अकार्बनिक से, नॉन लिविंग से। समझ गए ना। और वो जैसे बनाया, उसके बाद से तो एक एनिग्मा आ गया, एक बाढ़ आ गया, और हर कोई अकार्बनिक से कार्बनिक बनाना क्या कर दिया डियर, शुरू कर दिया, मतलब नॉन लिविंग से लिविंग बनाना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यूरिया बनाने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है, जो सबसे पहली बार अकार्बनिक से कार्बनिक बनाया था, और नाम था वोलर। क्या नाम था, वोलर। तो ये सब टॉपिक इसमें आप कवर करोगे, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। क्लियर हो रहा है जो एनालिसिस बता रहे हैं जिस एंगल से।
इससे प्लस क्वेश्चन भी नहीं आएंगे एग्जाम में, आपको ये बता दूं। जितना सिलेबस मेंशन है उससे प्लस आपसे क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके अलावा डियर ध्यान देना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक टॉपिक है आप लोग का। हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या है ना कॉम्बिनेशन है, वहां से जो क्वेश्चन बनेंगे डियर, इसमें आपसे एक तो ग्लास से क्वेश्चन बनेगा। इससे ग्लास से, जिसको आप कांच बोलते हो, और ग्लास के अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आएंगे। बुलेट प्रूफ ग्लास का नाम बताइए, आ सकता है क्वेश्चन। फ्लिंट ग्लास, क्रूक्स ग्लास, पायरेक्स ग्लास, वो कौन ऐसी ग्लास है जिसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो भी वो टूटता नहीं है, उनके यूजेस क्वेश्चन आएगा। ग्लास के ईचिंग से क्या समझते हो, ग्लास का ईचिंग क्या होता है, कौन ऐसा विलियन है, कौन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप ग्लास उस सॉल्यूशन को ग्लास में रख दोगे तो ग्लास ही गायब हो जाएगा। आई मीन ग्लास क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ग्लास को किस विलियन को ग्लास में स्टोर नहीं करना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। और वो विलियन हालांकि मैं कराऊंगा, नाम है डियर HF। क्या नाम है, HF। ये एक ऐसा विलियन है, यदि आप इसको ग्लास में रख दोगे तो ग्लास क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और एक टर्म आता है डियर ध्यान देना, एक टर्म आता है ईचिंग। क्या आता है, ये वाला ईचिंग नहीं, खुजली वाला नहीं, ये वाला ईचिंग की बात कर रहा हूं। एक टर्म आता है डियर ईचिंग ऑफ ग्लास। ग्लास का ईचिंग क्या होता है, तो आप लोग देखे होंगे डियर, हम लोग ग्लास पे ना बहुत तरह के डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो ऐसा थोड़ा नहीं है कि तोड़ तोड़ के भी नो डिजाइन बनाएंगे। तुरंत आप HF डालोगे, हल्का डाइल्यूट मीडियम, ग्लास डिसॉल्व हो जाएगा और तुरंत वहां पे जैसा फिगर करना होगा क्या करेंगे आप, कर लेंगे। वही प्रोसेस क्या कहलाता है, ईचिंग ऑफ ग्लास। ग्लास पे जो हम डिजाइन तैयार करते हैं किसके माध्यम से, HF के माध्यम से। ग्लास का जनरल फार्मूला क्या होता है, क्रूक्स ग्लास का, फ्लिंट ग्लास का, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। क्लियर पॉइंट। और कुछ डियर हम लोग बात करेंगे इसमें, ध्यान देना, ग्लास के अलावा हम कुछ सीमेंट वाले टॉपिक पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैंने सीमेंट से भी कई बार एक दो क्वेश्चन आते हुए देखा है, सीमेंट वाले टॉपिक से। सीमेंट एंड डाइस कर लेना, सीमेंट एंड डाइस कर लेंगे, रंग वगैरह से कंसेप्ट से क्वेश्चन भी नो। कुल मिला के आपको इतना टॉपिक्स कवर करना है। ध्यान देना, ऑक्सीडेशन वगैरह टॉपिक्स हैं लेकिन वो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही कवर करेंगे। वैलेंसी निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, समझ गए ना, और बड़े इजी तरीके से आपको आएगा भी निकालने, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। इतना टॉपिक डियर हमें क्या करना है, कवर करना है। थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखना है कि साइंस एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, नए नए रिसर्च होते हैं, थोड़ा सा उसको क्या करना है, ऐड करते हुए, अपडेट करते हुए चला जाएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक ना। इतने टॉपिक्स आपको केमिस्ट्री में कवर करना है, इससे प्लस आपको पढ़ना भी नहीं है। अब जो टॉपिक्स हमारा पहला वेटेज वाला है, जिसका एग्जाम में हमेशा से वेटेज रहा है बिहार PCS एग्जाम में, पहले हम लोग उसको वरीयता देंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे हेडिंग देंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। क्लियर, किससे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हाँ देखो बात वही हुई ना, जो बच्चा देखेगा उसको आइडिया रहेगा। और दूसरी बात ध्यान देना, आप सारे बच्चे हेडिंग देंगे डियर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और देखो बिल्कुल बात मत करना, बात करेंगे तो मेरा भी नो क्लैरिटी जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब होगी। तो आपको बेहतरीन कंटेंट दूंगा, मैं बोला भी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 2 से 3 दिन का सेशन चलेगा, आप लोग एसिड में ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन होगा वो आपसे होगा, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ। कहीं का भी लगाइएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ के लगाइएगा, सारे क्वेश्चन निकलेंगे। दूसरी बात, फिजिक्स के जो 2-3 टॉपिक्स हैं मैं आपको बायो के इसलिए कराना चाहूंगा क्योंकि मुझे अभी लाइट साउंड पे 10-15 मिनट का विनो क्वेश्चन कराने हैं। दैट्स वाई अभी हम लोग ना उसको एक्सटेंड करते हुए चलेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स पे बीच में आपको 2-2 क्वेश्चन, जैसे हाफ लाइफ कैसे निकालना है, अब लंबा प्रोसेस होगा और हाफ लाइफ से यूपी PCS में भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग देख भी रहे होंगे। तो उसका सिंपल ट्रिक क्या है, कैसे बड़े फॉर्म में निकलेगा, वो हम लोग दोनों एंगल जज करेंगे। दैट्स वाई मैं अभी इन 4 टॉपिक्स पे आपको लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लूंगा ताकि आप और एक्सप्लोर कर लो। ये मान लो कि आपका 5 से 6 क्वेश्चन मैंने क्रिएट कर दिया, किसमें, फिजिक्स में, और बायो फिनिश होते ही जो 3-4 टॉपिक से हम लोग क्या करेंगे, वो कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल माहौल क्रिएट करना पढ़ाई जैसा, कंटेंट बिल्कुल बेहतरीन मिलेगा आपको, ठीक ना। आप NCERT पढ़िएगा, मैं थोड़ा सा NCERT से भी इलाबोरेट करके
प्रोवाइड करूंगा। तो सारे बच्चे हेडिंग देंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। सभी एनर्जेटिक हैं, कूल माइंडेड, कोई इश्यू नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। और पहला डियर इसमें हम लोग शुरू करते हैं इंडिकेटर से। तो सारे बच्चे हेडिंग देंगे इंडिकेटर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं डियर सूचक। तो सभी बच्चे हेडिंग देंगे इंडिकेटर, सूचक। बिल्कुल रॉकी, वो हम लोग बायो के बाद भी करेंगे डियर, रॉकी गुप्ता। चलो भाई आप इधर इधर इधर। इंडिकेटर यानी एसिड बेस सॉल्ट में जो पहला एपिसोड से क्वेश्चन आएगा डियर, 20% चांस रहेगा कि आपसे इंडिकेटर से क्वेश्चन आ जाए। 20% चांस रहेगा, क्योंकि बिना सूचक के, बिना इंडिकेटर से हम लोग एसिड बेस को पहचान नहीं कर पाएंगे। हमें यदि एसिड पहचानना हो, बेस पहचानना हो, तो हमें इंडिकेटर का ही यूज करना है। तो ध्यान देना डियर, जो सूचक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हमें दो तरह के इंडिकेटर पढ़ना है इसमें। पहला है डियर हमारा नेचुरल इंडिकेटर, और बेसिक से बिल्कुल डीप में हम लोग शेयर करेंगे, ध्यान देना। तो पहला हमारा है नेचुरल इंडिकेटर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक सूचक। नेचुरल इंडिकेटर फर्स्ट। और सेकंड जो हमें इंडिकेटर में पढ़ना है डियर, वो हमें पढ़ना है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। जिसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम सूचक, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक है। और स्टार्ट कहां से करते हैं डियर? नेचुरल से। तो सभी बच्चे नेचुरल इंडिकेटर वाले पॉइंट मेंशन करेंगे। प्राकृतिक सूचक नोट कर लिया ना सबने? हेडिंग देना डियर, नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक। अब देखो डियर, नाम से पता चल रहा है कि जितने भी इंडिकेटर होंगे हमें नेचर से ही मिलेंगे। किससे मिलेंगे? नेचर से। और नेचर से मिलेंगे, दैट्स वाई नाम क्या पड़ गया? नेचुरल, नेचर के अकॉर्डिंग, है ना डियर? इसमें आप लोग बचपन से पढ़ के आए हो, विनो, एक इंडिकेटर आप लोग पढ़े होंगे, लिटमस पेपर। पहला इंडिकेटर हम बात करेंगे नेचुरल में, नोट करेंगे लिटमस पेपर। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखूंगा, क्या पता कुछ ऐसे भी टर्म हो जो आप लिख ना पाओ केमिस्ट्री में। लिटमस पेपर पहला इंडिकेटर। और मेरे क्वेश्चन के एंगल को जज करिएगा, क्वेश्चन कहां कहां से विनो में क्रिएट कर रहा हूं, वहां पे थोड़ा सा फोकस एरिया मेंटेन करिएगा। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि चूंकि ये नेचुरल है, नेचर से मिला है, तो कोई तो होगा जिससे ये क्या है, मिला है, जो आप लोग पढ़े भी होंगे और क्वेश्चन आता भी है। तो डियर एक प्लांट है जिसका नाम है लाइकेन। क्या नाम है डियर? लाइकेन। कई बच्चा इसको लीचेन पढ़ता है, कुछ बच्चे इसको लाइकेन पढ़ते हैं, अपना मुंह है, पढ़ सकते। लीचेन या लाइकेन लिखिएगा, पहला पॉइंट स्टार लगा के। इंग्लिश वाले नोट करेंगे, वी गेट लिटमस पेपर, वी गेट लिटमस पेपर फ्रॉम लाइकेन। वी गेट लिटमस पेपर फ्रॉम लाइकेन। हम लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त करते हैं। हम लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त करते हैं। वी गेट लिटमस पेपर फ्रॉम लाइकेन। तो लाइकेन एक पौधा है जिससे क्या प्राप्त करते हैं डियर? लिटमस पेपर। अब थोड़ा बहुत क्या करिएगा आप लोग, नोट में लाइकेन के बारे में एक झलक लिख लेते हैं, क्वेश्चन आता है, दैट्स वाई इसको आप लोग नोट में नोट करिए। किसके बारे में डियर? लाइकेन के बारे में। ये तो क्लियर हो गया कि हम लिटमस पेपर इसी से प्राप्त करते हैं। एक बड़ा ही क्लासिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है डियर,
कि एक ऐसा पौधा जो एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, जो वायु प्रदूषण का सूचक है, वो कोई और नहीं है, कौन है आपका? लाइकेन है। और आप लोग पढ़े भी हो और जाने भी हो। और ध्यान देना डियर, ये जो प्लांट है, एक प्लांट का भी नो क्लासिफिकेशन है, थैलोफाइटा। क्या नाम है? कभी आ सकता है क्वेश्चन। देखो यूपीएससी क्या करता है ना, क्वेश्चन लिंक करता है। वो क्या करता है? लिंक। ध्यान देना, आप लोग नाम सुने होंगे सेल गैस। सेल गैस जिसमें हम लोग मीथेन निकालते थे, सोर्स ऑफ एनर्जी में हमने बोला था। और मैंने बोला था उसमें ग्वार की फलियां डालते हैं। जब पानी पास कराते हैं ना, बीम मारते हैं उसके ऊपर ताकि वो टूटे, तो ग्वार की फलियां डालते हैं ताकि पानी क्या हो जाए? कंसंट्रेट हो जाए। तो क्वेश्चन सेल गैस से ना पूछ करके ग्वार से पूछ दिया था कि आजकल बड़े पैमाने पे ग्वार विनो एनिमल के चारे के रूप में यूज ना हो करके सीबियम को तोड़ने में यूज किया जा रहा है। ये कहाँ का नेटिव प्लांट है, कहाँ पाया जाता है? करेक्टर से क्वेश्चन को रिलेट कर दिया। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? उसको इग्नोर मार देते हैं। समझ रहे हो ना? तो क्वेश्चन कोरिलेशन बहुत तरीके से करता है। दैट्स वाई लाइकेन कहां से बिलोंग करता है? थैलोफाइटा। लिखना, इट बिलोंग टू, लाइकेन बिलोंग टू थैलोफाइटा ग्रुप। थैलोफाइटा ग्रुप। लाइकेन थैलोफाइटा समूह से आता है। लाइकेन बिलोंग्स टू थैलोफाइटा ग्रुप। नोट में नोट करिएगा, लाइकेन थैलोफाइटा समूह से आता है। और थैलोफाइटा का थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे देना। देखो डियर, थैलोफाइटा नाम इसलिए पड़ गया कि थैलोफाइटा में जो भी प्लांट आते हैं ना डियर, प्लांट के जो करेक्टर होते हैं ना, कि प्लांट में एक स्पेशल रूट है, प्लांट में स्पेशल लीफ है, प्लांट में स्पेशल स्टेम है, वैसे प्लांट में नजर आप देख के नहीं बताओगे कि ये पौधा है। क्योंकि जो वास्तविक जड़ है, वास्तविक तना होती है, जो पत्तियां होती हैं, वो क्या होता है? इसमें अभाव होता है। बॉडी बिल्कुल थैलस होती है। कैसी होती है? थैलस। तो वास्तविक जड़ तना पत्तियां जिसमें नहीं होगी, वो किस में बिलोंग करेगा? थैलोफाइटा में। तो कहीं ना कहीं लाइकेन में भी वास्तविक जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती है। दैट्स वाई डियर ये लाइकेन इस ग्रुप से बिलोंग किया। एम आई क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन आता है डियर, ध्यान देना, बिल्कुल क्लासिक पॉइंट है, लिखिएगा। लाइकेन इज द symbiotic of algae and fungi. Lichen is the symbiotic of algae and fungi. Lichen शैवाल और कवक का सहजीवन है। लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवन है। लाइकेन इज द सिम्बायोटिक ऑफ एल्गी एंड फंगी। शैवाल और कवक का क्या है डियर? सहजीवन है। अब ध्यान देना, इस टर्म को थोड़ा समझ लेना, ये सिम्बायोटिक होता क्या है। अभी तक कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ ना? ये सिम्बायोटिक होता क्या है? आप लोग देखे होंगे डियर, गांव में कोई जानवर चल रहा होता है, उसके ऊपर आके पक्षी बैठ जाती है। देखा आप कभी आपने ऐसे नजारा? और वो पक्षी क्या करती है? उसके कीट को खाती है, उसके बॉडी सरफेस के जो इंसेक्ट है वो खाती है। देखो डियर, दोनों सिम्बायोसिस है। एक क्या कर रहा है? उसको भोजन दे रहा है। एक क्या कर रहा है? उसको। और दूसरा क्या कर रहा है? उसकी रक्षा कर रहा है। भाई एनिमल उसको फूड दे रहा है कि हाँ ये लो बर्ड खाओ। बर्ड क्या कर रहा है? भाई देखो हम आपको एनिमल से क्या कर रहे हैं? छुटकारा खा रहे हैं। मतलब जो एनिमल आपके ब्लड को सक कर रहा है, उसको मैं निकाल के क्या कर रही हूँ? खा रही हूँ। दोनों का सिम्बायोटिक वर्जन हुआ कि नहीं? भाई लाभ दोनों साइड से होगा तभी तो कॉम्बिनेशन बनेगा। एक साइड से लाभ होगा तो नहीं होगा। कंडीशन यहीं पे झलक में आएगा डियर। ये एल्गी आप लोग पढ़ोगे, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। और आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस एल्गी में होता है। यदि आपके ऑप्शन में प्लांट दिया हो, ट्री दिया हो, एल्गी दिया हो, तो आप किस पे जाओगे? एल्गी पे। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण एल्गी में ही होता है। यानी एल्गी में क्लोरोफिल होता है, जिसके माध्यम से क्या करता है डियर? अपना फूड बनाता है। लेकिन ये जो फंगी है ना, कवक, जो आपके चेहरे पे, आपके है ना बॉडी पे कहीं भी हो जाते हैं, कवक में क्लोरोफिल नहीं होते और ये अपना भोजन नहीं बनाता है।
तो शैवाल क्या करता है डियर, भोजन बना के इसको देगा कि हाँ भाई ये खाना खा लो। कवक क्या करेगा, इसके बदले इसको शेल्टर देगा। क्या देगा, शेल्टर। साथ में डियर जितने भी मिनरल एलिमेंट्स है ना मिट्टी के अंदर, सबको एब्जॉर्ब करके और भेज देगा किसको, एल्गी को। हाँ भाई ये लो खनिज तत्व, सबका यूज करके क्या करो आप, बनाओ। ये काम कौन करेगा, फंगी करेगा। मतलब मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके एल्गी को दे देगा, एल्गी उसका यूज करके फूड बनाएगी और फूड इसको क्या करेगी। जब दोनों का एक रिलेशनशिप हुआ, एक भोजन दे रहा था, एक उसको शेल्टर दे रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, तो दोनों का रिलेशनशिप से, सिम्बायोटिक वर्जन से, सहजीवन से एक नए प्लांट की जनरेशन हुआ, और वो क्या है, लाइकेन। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि लाइकेन किसका सिम्बायोटिक है, तो आप क्या बताओगे, एल्गी का और फंगी का। शैवाल और कवक का ही सिम्बायोटिक वर्जन क्या कहलाता है डियर, सिम्बायोटिक। समझ गए ना, एक फूड देगा, दूसरा क्या करेगा, उसको शेल्टर देगा, उसकी रक्षा करेगा। यही सिम्बायोटिक वर्जन होता है, जो मैंने गांव में चरते हुए जानवर के ऊपर आपको एग्जांपल दिया। और आप ध्यान देना, यदि आप लाइकेन प्लांट को देखोगे ना, इतना इंटीमेट रिलेशनशिप है, इतना घनिष्ठ संबंध है दोनों में, कि आप देख के ये नहीं बताओगे कि ये वाला एल्गी है और ये वाला फंगी है। इतनी इनमें घनिष्ठता होती है डियर कि लाइकेन प्लांट देखने से आप उसमें उपस्थित शैवाल और उपस्थित फंगी, कवक का जज नहीं कर पाएंगे। इतना उनमें घनिष्ठता होती है कि आप देख के नहीं पता पाओगे। समझ गए पॉइंट। और इसी लाइकेन से हमने क्या प्राप्त किया डियर, सबसे यूनिक बात है कि ये एक ऐसा प्लांट है जो हम लोग एयर पॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट राइट नाउ स्टार लगा के, लाइकेन इज द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्लासिक पॉइंट, लाइकेन इज द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। लाइकेन इज द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक कहलाता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक कहलाता है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल भाई ध्यान देना, यानी इसलिए कहलाता है डियर कि जिस एरिया में पॉल्यूशन है, जिस एरिया में पॉल्यूशन है, आप इस एरिया में यदि लाइकेन प्लांट को ग्रो करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा। इसकी खासियत है कि वहीं जमेगा, वहीं उगेगा जहां पे पॉल्यूशन नहीं है। जहां भी पॉल्यूशन होगा ये नष्ट हो जाएगा, और इसका नष्ट होना ये इंडिकेट कर देगा कि एयर में क्या है डियर, पॉल्यूशन है। एम आई क्लियर, बात समझ में आया डियर। स्पेशल ध्यान देना डियर, जिस एयर में SO2 का लेवल हाई होगा ना, आपको नाम सुने होंगे SO2 और NO2, अम्ल वर्षा, एसिड रेन। यानी जिस एयर में, स्पेशल में बात कर रहा हूं, सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना डियर, आप इस एयर में यदि लाइकेन प्लांट को उगाना चाहो तो ये नष्ट हो जाएगा। और नष्ट होना ये इंडिकेट कर देगा कि एरिया क्या है, पॉल्यूटेड है। इसलिए जब भी वैज्ञानिकों को यह पता लगाना होता है कि एयर में पॉल्यूशन का रेट क्या है या है कि नहीं, तो वो अपने लॉन में, अपने विनो जहां रहते हैं वहां पे लाइकेन प्लांट क्या करते हैं डियर, उगाते हैं। उग गया तो अच्छी बात है, पॉल्यूशन बिल्कुल फ्री है, नहीं उगा तो पॉल्यूशन है। दैट्स वाई क्या नाम पड़ गया, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन है तो नहीं उगेगा, पॉल्यूशन नहीं है तो उग जाएगा। समझ गए, उग जाएगा। अब ध्यान देना डियर, इसी लाइकेन से हमने क्या प्राप्त किया, लिटमस पेपर। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे और लिटमस पेपर की चर्चा करते हैं। सिर्फ मेरा मोटो था लाइकेन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, जहां से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, और इन्हीं 3 एंगल से क्वेश्चन लाइकेन से पूछे जाते हैं। कुछ काई का ही वर्जन है, आपको पौधों के भी ऊपर दिख जाता है, प्लांट के टहनी वगैरह के ऊपर आपको दिख जाएगा। ये आप गूगल पे देख सकते हो लाइकेन प्लांट को। इधर 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 इधर। अब ध्यान देना डियर, लिटमस पेपर को लेके, पीछे क्लियर है लिटमस पेपर। अब ध्यान देना डियर, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो कि, बचपन से आए होते तो विनो पढ़ना नहीं पड़ता। जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है वो हमारा है डियर एसिड। वो हमारा क्या है डियर, एसिड्स।
नीचे नोट करेंगे, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लिटमस पेपर आप हेडिंग दे देना अगेन, और लिटमस पेपर हेडिंग देके आप इस पॉइंट को डियर नोट करेंगे, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है वो आपका एसिड है, और इसका उल्टा जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा वो आपका बेस है, आपका विनो क्षार है। इसको बिल्कुल नोट कर लेना पॉइंट लगा के। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है वो हमारा अम्ल है, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वो हमारा क्षार है। जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश में होगा वो सीधे ऐसे ही लिख लेंगे, ब्लू लिटमस पेपर एरो दे के रेड, इट्स एसिड, और रेड लिटमस पेपर एरो दे के लिख लेना ब्लू, दैट्स बेस। और जो हाँ हाँ वो है डियर, लेकिन वो आपका आर्टिफिशियल है, जो हम लोग आर्टिफिशियल में उसको कवर करेंगे। अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं डियर? नेचुरल का। क्लियर हो रहा है ना? नोट कर लिया आपने? अब ध्यान देना डियर, जो मैं क्वेश्चन आपसे शेयर करने वाला हूं, मेन क्वेश्चन जो मैंने चुराया है यहां से, चुराने का सेंस एक ही है, एनालिसिस बड़ा पूछा जाता है क्वेश्चन। हालांकि आप लोग पढ़े होंगे, रटे होंगे तो अलग बात है। ध्यान देना, जो क्वेश्चन आता है पेपरों में, जिस इंडिकेटर के पास अपना कोई कलर नहीं है, देखने पे लगेगा कि उसका कोई कलर यहां पे मेंशन नहीं है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका न्यूट्रल कलर क्या है। अच्छा बताओ, आप लिटमस पेपर को देख रहे हो, आपको लग रहा है इसमें कुछ कलर मेंशन है? नहीं लग रहा है ना? नाम से पता चला लिटमस पेपर। तो जिसका कलर नहीं दिखेगा ना डियर, उससे पूछेगा आपसे कि उसका उदासीन रंग क्या है, और यही क्वेश्चन आपके पेपरों में आता है। व्हाट इज द न्यूट्रल कलर ऑफ लिटमस? मतलब जब वो एसिड और बेस वाला कंडीशन में नहीं होता है, उदासीन होता है, उस वक्त इसका कलर कैसा होता है। ट्रेंडिंग फॉर्म में पूछा जाता है पेपरों में। पॉइंट स्टार ला के नोट करिएगा, न्यूट्रल कलर, डबल स्टार, जितना स्टार कम है, न्यूट्रल कलर ऑफ लिटमस पेपर, न्यूट्रल कलर ऑफ लिटमस पेपर। और मैं अगेन बता रहा हूं, जो पढ़ा दूंगा वही एग्जाम में आएगा, बैठोगे तो लगेगा कि हाँ सर का कराया हुआ क्वेश्चन आ रहा है। देखते नहीं है, मैं बोल रहा हूं, रियल कह रहा हूं आपसे। आप बैठिएगा तो आपको लगेगा। लिख लिया आपने न्यूट्रल कलर ऑफ, मैंने बोल के गलती कर दिया, अभी आप लोग इस पे करो, न्यूट्रल कलर ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का उदासीन रंग, और बिल्कुल डियर सेलेक्ट करिएगा, दैट्स नेम इज पर्पल। नोट कर लेना, और वो है डियर आपका पर्पल। कभी मत भूलिएगा बैगनी, तो ये पर्पल कलर का होता है। एग्जामिनर इसलिए जाना चाहता है कि मैक्सिमम बच्चा इसको इग्नोर मारता है, उसको सिर्फ यही याद रहता है, नीले को लाल, लाल को नीला। ये नहीं याद रहता है कि इसका न्यूट्रल कलर क्या है। मतलब जब वो एसिड और बेस कॉम्बिनेशन में नहीं है, उस टर्म में कंडीशन इसका क्या होगा डियर? पर्पल कलर होगा। पॉइंट क्लियर है? यही 3 एंगल से डियर क्वेश्चन आपके लिटमस पेपर में आएगा, इससे प्लस पूछेगा ही नहीं आपसे, और है भी क्या कि जो पूछेगा आपसे। नाउ नेक्स्ट डियर नोट करिएगा, नेचुरल में, हाँ तो वो नीला हो जाए, मतलब एसिड में, तो फिर वो अलग कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, फिर तो ऑलरेडी ब्लू से रेड, रेड का रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, रेड का रेड ही रहेगा। ब्लू डालते ही क्या हो जाएगा? बेस डालते ही ब्लू हो जाएगा। डियर सेकंड लिखिएगा नेचुरल में, फिर लिटमस पेपर यहां पे फिनिश हो गया, सेकंड सूचक लिखिएगा। नहीं, नेचुरल में ही लिखना है, नेचुरल में ही दूसरा इंडिकेटर लिखना है। लिखना रेड, रेड कैबेज लीफ, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज लीफ, लाल पत्ता गोभी।
सेकेंड इंडिकेटर रेड कैबेज लीफ। अच्छा आप बताओ, खुद बोलोगे आप, न्यूट्रल कलर पूछेगा आपसे? कभी नहीं पूछेगा भाई, रेड है तो रेड ही है। मैंने कहा ना लिटमस में चूंकि कलर मेंशन नहीं था, दैट्स हमें जानना था कि क्या पूछेगा डियर, पर्पल। पर्पल हमें जान रखना था। इसमें तो कलर ऑलरेडी क्या है डियर, मेंशन है, तो यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन के एंगल कैच करिएगा डियर। क्वेश्चन ये पूछेगा, यदि मान लो आपको मैंने लाल पत्ता गोभी दिया और इस पे हमने क्या मिला दिया, एसिड, मतलब कि लाल पत्ता गोभी जो है रेड कैबेज लीफ एसिडिक मीडियम में अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग देगा, और साथ में ध्यान देना डियर, बेसिक मीडियम में कौन सा रंग देगा, क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देगा। यही क्वेश्चन है आपसे कि मान लो आपको मैंने लाल पत्ता कॉफी दिया, उस पर हम दुनिया कोई भी एसिड डाल दिए, चाहे वो HCl हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो, है ना। और ध्यान देना कैच करने का तरीका, क्योंकि आप जब पेपर में बैठोगे तो आपके पास इतने इंडिकेटर आएंगे कि आप खुद कंफ्यूज होगे, लाल को गुलाबी, गुलाबी को नीला पीला मारना शुरू कर देते हो। ये ध्यान देना, मैंने जज किया, दैट्स वाई मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ चीजें। दूसरी बात यह है डियर कि इसको बिल्कुल माइंड मेकअप करिएगा। लिटमस पेपर एक ऐसा इंडिकेटर था जो दोनों माध्यम में कलर दे रहा था, अम्ल में भी और क्षार में भी। लिटमस पेपर के अलावा एक और इंडिकेटर है जो दोनों में कलर देगा। उसके बाद कितने भी इंडिकेटर आएंगे ना, मैक्सिमम जो इंडिकेटर आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान देना डियर, वो एसिड में नो चेंज, जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब लिटमस पेपर को छोड़ देंगे और जितने इंडिकेटर आएंगे, जैसे बात कर दिया एसिडिक मीडियम में, तो हम किस पे जाएंगे, रेड का रेड ही जाएंगे। अम्ल में वो कोई परिवर्तन नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही। मतलब यदि हम इसके ऊपर अम्लों का राजा H2SO4 मिलाऊं, HCl मिलाऊं, नाइट्रिक एसिड मिलाऊं, जो है वही रहेगा। मतलब मैं सीधे यहां पे लिख दूंगा डियर, नो चेंजेज इन इट्स कलर, रंग में कोई परिवर्तन नहीं। माइंड टू बी मेकअप, नो चेंजेज इन इट्स कलर। आप जैसे मैं लिखा हूं वैसे भी लिख सकते हो आप अपने स्तर से। हाँ प्याज बताएंगे उसका भी, वो अलग सेगमेंट है प्याज का। लिख लेना, रंग में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंजेज इन इट्स कलर, जैसा है। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी यही लाइन चुराई है, मैं रेड का भी रेड लिख सकता था, लेकिन मान लो रेड ना देता, रेड ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, नो चेंजेज। लेकिन ये लाइन आपका मेंशन है, रंग में कोई परिवर्तन नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर पॉइंट। अब ध्यान देना डियर, कैच करिएगा, लिटमस पेपर के अलावा मैंने बोला है जितने भी आ जाएंगे सबके एसिड में नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। ये बिल्कुल आपको सेटअप कर लेना है। आप यदि उसके ऊपर बेस मिलाते हो ना डियर क्षारीय माध्यम में, आप बताओ डियर, जनरली जो लीफ का कलर होता है नेचुरल, वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल माइंड मेकअप कर लीजिएगा। दुनिया का कोई भी बेस, चाहे वो खाने वाला सोडा हो, धोने वाला सोडा हो, कास्टिक सोडा हो, बेस कोई भी मिलाओगे, चाहे चूना हो, कुछ भी हो, A to Z डियर, ये हो जाएगा ग्रीन कलर। तो लीफ का कलर के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा कि लीफ का जनरली कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, बेस मिलाते ही ये दे देगा आपका ग्रीन कलर। क्लियर हुआ पॉइंट। एसिड में नो चेंज, बेस मिलाते ही लीफ का अकॉर्डिंग कैसा कलर मेंशन किया डियर, ग्रीन। नोट कर लिया आपने। ये टेक्निक आपके लिए अच्छा लगेगा, ऐसे ही मेंशन कर लेना। एसिड में वी नो दैट की नो चेंज, बेस में कैसा हो गया, ग्रीन। क्लियर। अब मैं आपको नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर की चर्चा कर रहा हूं, जो हमारा तीसरे नंबर का है। सभी बच्चे हेडिंग देंगे, मेंशन हटा दूं मैं। नेक्स्ट है डियर आपका टर्मरिक, हल्दी। हल्दी ये तो आप घरों में यूज भी करते हो, जानते भी हो, भी नो, है ना, हल्दी। भाई बिल्कुल बात नहीं डियर,
हल्दी। अच्छा बताओ डियर, आपसे न्यूट्रल कलर पूछेगा, उदासीन रंग कभी नहीं पूछेगा। ऑलरेडी येलो है। सिर्फ लिटमस पेपर का ही पूछेगा, जिसका पूछेगा मैं बता रहा हूं, पर्पल, क्योंकि कलर मेंशन। अब एक कंसेप्ट आप लोग जनरेट कर लिए होंगे माइंड में कि लिटमस पेपर के अलावा बहुत ऐसे इंडिकेटर देखने को मिलेंगे जो अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। मतलब ये कि टर्मरिक जो है, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि यदि इसके ऊपर हमने अम्ल मिला दिया तो ये एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर? नो कलर। तो ये अम्लीय माध्यम में डियर, इसमें कलर में कोई परिवर्तन, तो लिख लेना अम्लीय माध्यम, मतलब आपने एसिड मिलाया, मीडियम क्या हो गया? अम्लीय माध्यम। और इसके नीचे लिख लेना आप नो चेंजेस इन इट्स कलर, रंग में कोई परिवर्तन नहीं, जैसा है वैसा ही है, रंग में कोई परिवर्तन नहीं, रंग में कोई परिवर्तन नहीं। और ध्यान देना डियर, आप जैसे हल्दी पे, टर्मरिक पे दुनिया का कोई भी बेस मिला देते हो, क्या मिला देते हो? बेस, क्षार। आप लोग देखे होंगे डियर, बिल्कुल करी वगैरह लग जाता है, जैसे साबुन रगड़ते हो, रेडिश ब्राउन, कैसा? रेडिश ब्राउन। लेकिन हम रेड ही मेंशन करेंगे, तो लिख लेना डियर, क्षार मिलाने से मतलब बेसिक मीडियम यहां पे मेंशन कर लेना। बेसिक मीडियम में क्षारीय माध्यम में डियर ये आपका लाल रंग देता है। आप देखते नहीं हो, कहीं चोट वोट लग जाती है, घर वाले क्या करते हैं? चूने हल्दी का कॉम्बिनेशन, जैसे चूना हल्दी गया, अभी कलर क्या हो गया? रेड हो गया। चूना क्या है? बेस है, बेस मिलाते ही कैसा हो गया? रेड हो गया। लेकिन एसिड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यही कंसेप्ट को जनरेट करना था, लिटमस पेपर के अलावा एसिड में कोई भी चेंजेस नहीं ला रहे। एम आई क्लियर? तो ये डियर आपके 3 नेचुरल इंडिकेटर हैं, याद रहेगा ना? इसके हाँ, इसका नहीं, पत्ती वगैरह नहीं, मेन प्योर हल्दी का यूज करते हैं। कर सकते हैं, उसमें भी कलर मेंशन हो जाते हैं। नहीं, हल्दी का ही करते हैं। आप हल्दी नहीं कूट के मिलाते हो विनो चूने में, तुरंत पता चल जाता है। हल्दी लग गई तो आपके शर्ट में जो रेड कलर आ रहा है वो किसके है? भाई बेस क्या होते हैं? मुलायम होते हैं, जैसे रगड़ते हो तो नहीं हो जाता है रेड। आप जैसे उसको प्लेंटी वाटर से वॉश करते हो, सारा बेस गायब, देन कलर कैसा हो गया? येलो। सूखने के बाद फिर क्या हो जाता है? वो येलो कलर हो जाता है ना। अब ध्यान देना डियर, कुछ कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिसकी जो पंखुड़ियां हैं, जो पेटल्स हैं, वो भी एसिड बेस के तौर पे यूज किया जाता है। हमारी पेटूनिया हो गई, हर्बेरियम हो गया, है ना, जिरेनियम हो गया, ये सब भी हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट डियर नोट करेंगे पहले, आर्टिफिशियल। क्या नोट करेंगे? मैनमेड, हम लोगों ने बनाया है। तो नोट करिएगा, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, हेडिंग देंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर। इसको हिंदी में कहते हैं डियर कृत्रिम सूचक। आर्टिफिशियल इंडिकेटर, खोज खोज के क्वेश्चन लगाना आप लोग, क्वेश्चन लगाने में तो माहिर हो आप लोग, बट खोज खोज के लगाना। आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अब जैसे कहा ना इसने कि सर 68 में 4 क्वेश्चन सीधे पूछा गया था, तो वेटेज है तभी तो, भाई जिसका वेटेज उसको वैल्यू देना चाहिए, है ना। कृत्रिम सूचक, मैन मेड है, ध्यान देना डियर, ये नेचुरल। और कृत्रिम सूचक में पहला डियर हम मेंशन करते हैं फर्स्ट इंडिकेटर राइट नाउ, बात नहीं, लिखना फिनोल्फ्थलीन, इसको हिंदी में लिख लेना फेनोल्फ्थलीन। फेनोल्फ्थलीन ये हिंदी टर्म है, और वो हमारा फिनोल्फ्थलीन है, LEIN है, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है।
अब यहां से नोट कर लिए होंगे, ध्यान देना, क्वेश्चन चुराएंगे। न्यूट्रल पूछेगा कि नहीं पूछेगा? न्यूट्रल पूछेगा कि नहीं पूछेगा? पूछेगा, क्योंकि कलर मेंशन नहीं है, ध्यान देना। यानी यहां से डियर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इसका न्यूट्रल कलर क्या है, स्टार लगा के नोट करेंगे। न्यूट्रल कलर ऑफ फिनाइलफ्थलीन, फिनाइलफ्थलीन का उदासीन रंग। और वो है ही नहीं है कोई कलर, कलरलेस, यानी व्हाइट बोल सकते हैं, रंगहीन, रंगहीन मेंशन करेंगे, कलरलेस। यानी इसका भी न्यूट्रल कलर पूछेगा, लाइक लिटमस पेपर की तरह। दो लिटमस पेपर के कलर तो बिल्कुल याद रखें, लिख लेना, रंगहीन। इसका उदासीन रंग रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। इंपॉर्टेंट सेगमेंट। हाँ, इसके अलावा भी अभी नहीं, धैर्य, अभी आएगा, इसके बाद बताएंगे। वैसे होता नहीं है, होता नहीं है, सिर्फ लिटमस का और इसका याद रखना है न्यूट्रल कलर, बाकी का नहीं। कलरलेस अब किसी का नहीं होगा, ध्यान देना डियर यहां पे। अब बात वहीं आ गई ना डियर, क्या एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर देगा? अब क्वेश्चन के तो आप लोग बिल्कुल कैच कर चुके हो, देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, सिर्फ लिटमस पेपर को छोड़ दिया जाए तो। क्लियर ना? क्या लिखेंगे डियर? नो चेंजेज इन इट्स कलर राइट नाउ। अम्लीय माध्यम में रंग में कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंजेज इन इट्स कलर, रंग में कोई परिवर्तन नहीं अम्लीय माध्यम में। और दुनिया का कोई भी बेस मिला दो, यानी बेसिक मीडियम में P फॉर फिनेफ्थलीन और P फॉर पिंक, तो ये पिंक कलर देता है। क्वेश्चन दिख जाते हैं यहां से। अपना कलर तो कलरलेस है, एसिड मिलाया भी तो एज इट इज रहा, बेस मिलाते ही क्या हो गया डियर? पिंक हो गया। इसका भी हम लोग यूज करते हैं, समझ रहे हैं ना, एज एसिड। पता है कभी कभी ना डियर कॉलम बना करके, टेबल बना के पूछ देता है, ये चीज डाल रहे हैं, कैसे कैसे कलर विनो निकल रहे हैं। तो बच्चा कंसेप्ट समझा रहता है ना, 2 मिनट में कैच कर लेता है रीजन क्या है इसके पीछे, कलर के अकॉर्डिंग। क्लियर पॉइंट? तो ये आपका डियर क्या है विनो, मैन मेड है। इसमें डियर सेकेंड लिखेंगे आप लोग, नेक्स्ट है डियर आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को डियर मिथाइल ऑरेंज ही बोलते हैं हिंदी में भी। मिथाइल संतरा मत लिखना, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। अच्छा बताना, न्यूट्रल कलर पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। और ध्यान देना, अब ये दोनों मीडियम में कलर देगा। मैंने कहा ना लिटमस पेपर के अलावा एक और है मिथाइल ऑरेंज, बाकी आप टर्मरिक ले लो, है ना, रेड कैबेज लीफ ले लो, फिनाइलफ्थलीन ले लो, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मतलब डियर पास यही कर लेते हैं लिखना, एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में ये कलर देता है रेड। तो मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल रंग, जबकि बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में येलो, येलो नहीं, येलो। क्या हो गया आपका? येलो। बोलते हैं ना येलो शर्ट, कोई बोलता है येलो शर्ट, तो क्या है डियर? येलो। तो बेसिक मीडियम में, क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग? येलो। यानी सिर्फ 2-3 एंगल से यहां पे क्वेश्चन का डिलीवर करना था आपको कि न्यूट्रल कलर सिर्फ 2 का याद रखना है, लिटमस का और फिनाइलफ्थलीन का, बाकी का न्यूट्रल कलर से कोई मतलब नहीं है। लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज दोनों मीडियम में चेंज हो रहे हैं, बाकी कोई भी अम्ल में चेंजेस, जो भी चेंज हुआ किस में हुआ डियर? बेस में हुआ। यहां तक क्लियर है? 5 इंडिकेटर, 3 नेचुरल है और 2 कितने हो गए आपके? आर्टिफिशियल। टोटल 5 हो गया। अब डियर आते हैं
नेक्स्ट टाइप के इंडिकेटर जो हम कलर के जरिए नहीं सूंघ के बताएंगे, क्या करेंगे, सूंघ के बताएंगे, वो हमारा अलग इंडिकेटर है। और आप लोग सीधे नेक्स्ट हेडिंग बताइएगा विनो। अभी बताएंगे, धैर्य इधर इधर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर लिखते हैं। अब ये बिल्कुल अलग टाइप का हो गया ना, वो तो हम कलर के जरिए बता रहे हैं, ये कैसा है डियर, सेंसेज ऑफ स्मेल। तो ये आप बिल्कुल अलग लिखिएगा, मतलब वही लिखिएगा, हटा के लिखिएगा, नीचे कर सकते हो ट्रैकिंग चेंज। आपने आर्टिफिशियल नेचुरल 2 लिखा है, तीसरा टाइप डाल दो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इसको हिंदी में कहते हैं डियर गंध सूचक। गंध सूचक कहीं ब्रैकेट में लिख लेना यहां पे, सेंसेज ऑफ स्मेल, सेंसेज ऑफ स्मेल, और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देना। गंध का अनुभव आप लिख सकते हो हिंदी में, सेंसेज ऑफ स्मेल, गंध का भाव, वी नो सेंस, गंध का अनुभव, भाव, सेंसेज ऑफ स्मेल। ध्यान दीजिएगा, कभी पेपर में आ जाता है ना ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किससे संबंधित है, तो ये ऑप्शन में दे सकता है आपसे। बात समझ में आ रहा है जो कहना चाह रहे हैं ना? आपके ऑप्शन में क्या देख सकता है डियर, सेंसेज ऑफ स्मेल। पकड़ में आ जाए कि हाँ भाई यहाँ पे स्मेल करके ही विनो हमें बतानी है कि एसिड है कि बेस है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि स्मेल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, नहीं पूछेगा आपसे, आपसे सिर्फ एग्जाम्पल पूछेगा। क्या पूछेगा कि इनमें से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन है। आप सभी को पता है डियर, हमारे ब्रेन में एक ऑल्फैक्टरी लोब भी होती है, पढ़ेंगे बायो में, जो हमारे स्मेलिंग को क्या करता है, डिनोट करता है। सबसे ज्यादा डेवलप किसमें होता है, डॉग्स में। किसमें होता है, डॉग में। तभी देखो उनकी स्मेलिंग कैपेसिटी क्या होती है, स्नेक में भी स्मेलिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, सांप के अंदर भी नो स्मेल करने की कैपेसिटी क्या होती है। तो उनमें एक जैकोब नाम का ऑर्गन होता है, जैकोब ऑर्गन होता है जो स्मेल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। यहां पे डियर आपको जो फोकस रखना है वो याद रखना है डियर, एग्जाम्पल, याद रखना है एग्जाम्पल, कि भाई इनमें से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन है। तो ध्यान देना, ये वो एग्जाम्पल हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं, डेली लाइफ में यूज होते हैं। और आप चाहो तो घर पे भी एक्सपेरिमेंटली आप प्रूव कर सकते हैं कि स्मेल आ रहा है कि। ध्यान देना कैसे, एक डियर आपका है अनियन, प्याज, नोट करेंगे, प्याज। सेकेंड है डियर आपका गार्लिक, लहसुन, वही लहसुन जो बोल सकते हैं हम, है ना, है ना, लहसुन। इधर इधर इधर, इसके अलावा डियर ध्यान देना, गार्लिक, लहसुन, इसके अलावा डियर आपको याद रखना है क्लोव, लौंग, है ना, लौंग। लौंग भी अच्छा है, बहुत लोग तो डर जाते हैं यार लौंग मुझे मिल गया कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी तो नहीं दे रहा है मुझे। और इसके अलावा डियर जो आपको चौथा नंबर याद रखना है वो है वनीला। क्या है, वनीला। एक प्लांट से निकाला जाता है और बड़ा ही प्लीजेंट स्मेल होता है इसका, खुशनुमा स्मेल होता है। आइसक्रीम में एज अ फ्लेवर खाए होंगे आप लोग वनीला। समझ में आ रहा है ना भाई, सबको क्लियर हो रहा है ना? हाँ, ध्यान दीजिएगा, नहीं सही क्वेश्चन किया, ड्रग से भी क्वेश्चन आएंगे। आपका एक ड्रग टॉपिक है बायो में, ड्रग एक टॉपिक है जिसमें आप लोग मॉर्फिन के बारे में, कोकेन के बारे में सब पढ़ना है। सबसे ज्यादा इसमें हंसने वाली बात नहीं है भाई, सबसे ज्यादा जो यूथ का इंक्लिनेशन है ना आज के समय में, वो इधर ज्यादा इंक्लाइंड हो रहा है। और ये एक बहुत बर्निंग मैटर है, टॉपिक मेंशन है एनसीईआरटी में।
इधर इधर आ जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, बाद में बात कर लेना ना, क्लास ओवर होने के बाद मन जितना बात करना। अब देखो डियर, ये सबका अपना पर्टिकुलर स्मेल है। भाई प्याज की स्मेल थोड़ी सी बर्निंग स्मेल, इसकी भी स्मेल थोड़ी सी बर्निंग, इसकी भी स्मेल थोड़ी सी बर्निंग, इसकी भी थोड़ी सी प्लीजेंट, यानी सबका अपना क्या है डियर, स्मेल है। आप क्या करो, इन सभी के ऊपर, इन सभी के ऊपर आप क्या करो डियर, एसिड डालो। क्या डालो, यानी लिया आपने प्याज और सल्फ्यूरिक एसिड में डुबो के या HCl में डुबो के बाहर निकाल दिया, और निकालने के बाद आप स्मेल करोगे, प्याज का जो स्मेल है वही रहेगा। आप खाए होंगे रेस्टो वगैरह में विनेगर, सिरका में डाला हुआ प्याज, क्या कभी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आया है? स्मेल भी तो प्याज का ही आता है ना। अब 5 दिन 10 दिन वाला प्याज खाओगे सड़ा हुआ तो अलग बात है, समझ रहे हैं ना डियर। आप सिरका में एसिटिक एसिड होता है, ऑब्वियस की बात है डियर, एसिड मिला के चेक करेंगे आप, जिसका जो स्मेल है वो है, यदि स्मेल है तो वो एसिड है। क्या है वो? और जैसे दुनिया का कोई भी आपने बेस मिला दिया, आप क्या किए, प्याज को कट करने के बाद खाने वाला सोडा में डुबो डुबो के विनो बाहर निकाला आपने, और जब आप स्मेल करना शुरू करते हो स्मेल गायब। स्मेल, स्मेल है तो एसिड है, स्मेल नहीं है तो क्या है, बेस है। तो ये नहीं पूछेगा कि स्मेल है कि नहीं, आपसे सिर्फ एग्जाम्पल पूछेगा कि इनमें से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन है। आपके सामने 4 है, चारों के नाम याद होने चाहिए, आप लिख लेना। एसिडिक मीडियम यहां पे मेंशन कर लेना, अम्लीय माध्यम, एसिडिक मीडियम, स्मेल इज प्रेजेंट, गंध मौजूद होता है, अम्लीय माध्यम में गंध मौजूद होता है, एंड इन बेसिक मीडियम स्मेल इज वैनिश, और क्षारीय माध्यम में गंध गायब हो जाता है। क्षारीय माध्यम में गंध गायब। अब होगा इसका जो अपना स्मेल है वो नहीं आएगा। अब जो स्मेल आएगा वो अलग बात है, लेकिन लहसुन का स्मेल आप चाहो तो घर पे कर लेना, जाके आज ही कर लेना, है ना डियर। तो ये मेन आपका है, याद रहेगा ऑल्फैक्टरी, क्लियर है पॉइंट। तो ध्यान देना डियर, ये आपका एक अलग टाइप का इंडिकेटर था जो पेपरों में आता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्याज, लहसुन, लौंग और वनीला, यही 4 मेन ऑल्फैक्टरी हैं। अब डियर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आप इन सभी इंडिकेटर के द्वारा एसिड बेस की पहचान करेंगे, आप सिर्फ एसिड बेस की पहचान करेंगे, आप ये नहीं बताओगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, आप ये नहीं बताओगे। इनके माध्यम सिर्फ आप एसिड बेस की पहचान करोगे। तो क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे हम एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को, उसके स्ट्रांगनेस को, मजबूती को भी क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि हाँ भाई ये स्ट्रांग एसिड है, नहीं भाई ये वीक एसिड है, नहीं भाई ये आपका वीक बेस है, ये स्ट्रांग बेस है। तो एक ही इंडिकेटर है और उसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक। क्या नाम है उसका? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये वही इंडिकेटर है जिससे आपको यू कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस का क्या मजबूती है, क्या स्ट्रेंथ है, कितना उसका कंसंट्रेशन है, ये पता हम किससे लगाएंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक। और ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर में कलर आपको देगा, क्या देगा? कलर। और वो कलर से आपसे पूछेगा कि हाँ भाई आप गए टूथपेस्ट खरीदने के लिए, ध्यान दीजिएगा, टूथपेस्ट खरीदने के लिए गए, डॉक्टर बोलता है कि आपको ऐसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिसका पीएच मान 8 है। कितना है? 8 है। तो आप जाएंगे, हाँ भाई मुझे टूथपेस्ट दिखाना, तो उस पर ना पीएच लिखा नहीं रहेगा, कलर देगा। क्या देगा? कलर। आप कलर देखोगे, अरे यार इसका तो पीएच मान 8 है, कलर देखो, अरे यार इसका पीएच मान तो 10 है, इसका तो 6 है, इसका तो 4 है। कलर से आप आइडिया लगा लोगे। यानी अब 6, 8, 10 बोल रहे हो, मतलब ये क्या है? स्ट्रांग है, नहीं तो वीक है। तभी तो आप पीएच बता रहे हो ना डियर। मैंने कहा कि भाई ऐसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिसका पीएच मान 8 है।
आप जाओगे तो ध्यान देना, एक बिल्कुल मतलब आप ये समझ लो कि ग्रीनिश ब्लूइश कलर में कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। उसका पीएच रेंज कितना होता है? 8 होता है। पूरा का पूरा बिल्कुल चटक लाल है ना, ब्राइट रेड, बिल्कुल 0 है वो, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिल्कुल चटक ब्राइट रेड। वीनो बताएंगे, धैर्य लिखवा देंगे सब सारा चीज। लेकिन मेरा कहने का मतलब है डियर कि हम कलर के जरिए पता लगा लेंगे कि इसका पीएच मान कितना है, और वो हमारा क्या कहलाता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। लेकिन ये कहानी आपको और तभी समझ में आएगी जब आप पीएच के बारे में थोड़ा सा जानोगे, तो आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर और क्या होगा? क्लैरिटी आएगा। उसका अभी समय नहीं है, अभी समय है पीएच के बारे में बात करना, और फिर हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर देन रिएक्शन पढ़ेंगे। समझ गए ना? एसिड बेस की पहचान कैसे करेंगे, किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसका क्या यूज है, ये क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? सॉल्ट के क्वेश्चन आते हैं, सॉल्ट से अलग अलग टाइप्स के सॉल्ट होते हैं। जैसे मान लो आपका फिटिकरी है, फिटिकरी डबल सॉल्ट है, मिक्स्ड सॉल्ट है ना, एलम फिटिकरी, ओके कोई नहीं, तो उसके फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपरों में। तो सॉल्ट भी पढ़ना है आपको। सारे बच्चे हेडिंग देंगे डियर पीएच स्केल, सारे बच्चे हेडिंग देंगे पीएच स्केल। आपका इंडिकेटर का यहां पे एपिसोड फिनिश होता है, और अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा डियर पीएच स्केल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पीएच पैमाना। इसके बाद हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर को समझेंगे, तब और समझ में आएगा। भाई हर चीज का समय होता है ना समझाने का, समय आता है तो अच्छा समझ में आता है। अभी मार माइंड में बिनो पियोदू और पता चला इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो भी अच्छी बात नहीं है। ध्यान देना डियर, पीएच स्केल दैट वाज गिवन बाय सोरेनसन। किसने खोजा था? सोरेनसन। लिखना, पीएच स्केल वाज डिस्कवर्ड बाय या इन्वेंटेड बाय सोरेनसन। पीएच पैमाना की खोज सोरेनसन ने किया था। पीएच पैमाना की खोज सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल वाज डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन। पीएच पैमाना की खोज सोरेनसन ने किया था, और ये रहा आपका पीएच स्केल जो आप लोग देखते होंगे डियर। वी नो 0 से स्टार्ट होता है, लास्ट कहां तक डियर? 14। ये मिडिल पॉइंट क्या हो जाता है हमारा? 7। 7 है तो हम बोलते हैं और कम हो गया तो, यही तो हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं विनो। तो इट्स बेटर कि आप इसके नीचे ये बना लेंगे। सही बच्चे, यहां से अब कहानी शुरू होगा। अच्छे अच्छे तो एग्जाम ओरिएंटेड। अब मुझे विश्वास है कि जो मैंने आपको इंडिकेटर पढ़ाया आप लोग बिल्कुल कैच कर लोगे, या भूल भी जाओगे। ये उदासीन है, ये डियर अम्ल है, और ये क्या है? क्षार है। अब ध्यान देना डियर, पेपर में या तो आपसे 0 वाला पीएच पूछ देगा, नहीं तो लास्ट वाला पीएच पूछेगा। पूछेगा ना डियर? भाई कोई तो होगा ना जिसका पीएच मान क्या होगा? 0, और जिसका 0 होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कोई तो होगा ना जिसका पीएच मान क्या होगा? पीएच पैमाने पे 14 होगा लास्ट। एग्जामिनर का अटेंशन अक्सर इसी एरिया पे होगा ना डियर, लास्ट नहीं तो फर्स्ट, यही पूछेगा आपसे। बाकी तो हम लोग नोट करेंगे, लेमन का, विनो सिरका का, ब्लड का, ये सब सेगमेंट कुछ कुछ। यूनिवर्सल पोर्टेबल वाटर, यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सार्वत्रिक पीने वाला जल का पीएच मान कितना होता है? पूछा है ना कई बार, तो कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान दीजिएगा डियर, जिसका पीएच मान 0 है ना, आप बिल्कुल मत भूलिएगा, वो आपका कंसंट्रेट HCl है। बिल्कुल जो HCl है ना डियर, सांद्र है। सांद्र बोले तो थोड़ी भी पानी, सिर्फ क्या है? अम्ल है। और कंसंट्रेट HCl का पीएच मान बिल्कुल याद रखिएगा कितना होता है डियर? 0 होता है। कंसंट्रेट HCl का पीएच मान कितना होता है? 0। बात समझ में आ रहा है जो कहना चाह रहे हैं डियर? कंसंट्रेट HCl का पीएच मान 0। और
यही यदि मैं बात करना चाहूं डियर, यहां पे थोड़ा सा 3 सेगमेंट में आपसे चर्चा करूंगा। ये कंसंट्रेट एसीएल का पीएच मान है। यदि मान लो पेपर में ये दे देता डियर कि एसीएल डाइल्यूट हो गया, बोले तो तनु, बोले तो हमने इसमें कुछ पानी क्या कर दिया डियर, ऐड कर दिया, तो ध्यान दीजिएगा उस वक्त इसका जो पीएच मान है वो 1 होगा। क्या होगा? 1। यानी आपसे सांद्र की बात करेगा तो आप 0 पे जाओगे। इसी के नीचे आप कहीं साइड में नोट कर लेना, सांद्र की बात करेगा तो 0। एसीएल किस में है डियर? डाइल्यूट। तनु, तनु समझ रहे हैं ना डियर, हमने क्या कर दिया उसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया, वो डाइल्यूट हो गया। उस वक्त पीएच मान कितना है डियर? 1 है। कितना है? 1। और यही एसीएल आपके स्टमक से निकलता है, निकलता है ना भाई। आपके अमाशय से कौन सा एसिड निकलता है? एसीएल निकलता है। अब यदि मैं क्वेश्चन ये पूछ दूं कि अमाशय से निकलने वाला एसीएल का पीएच मान कितना होता है, आ सकता है ना डियर? तीनों एंगल से क्वेश्चन जनरेट कर देगा आपसे। यानी आपसे ये पूछ दिया मैं कि जो एसीएल हमारे स्टमक में निकलता है, बोले तो अमाशय, और इसका यदि पीएच मान वेरिएशन मैंने देखो तीनों एंगल आपसे शेयर कर दिया, ध्यान देना। हालांकि कई बुक्स में आपको अलग अलग भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आप एनसीईआरटी के कंक्रीट सेगमेंट पे टच करिएगा, और वो है डियर आपका 1.8, दैट इज द पीएच ऑफ एचसीएल इन आवर स्टमक। कितना होता है? 1.8। अभी बताएंगे कितना से कितना स्ट्रांग होगा, कितना से कितना वीक होगा, आगे के एपिसोड में पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना? तो जो कंसंट्रेट एसीएल है वो 0 है, बिल्कुल पैमाना का पहला पॉइंट उसी का है। डाइल्यूट है तो 1, और जो एसीएल आपके स्टमक में निकलता है वो कितना होता है? क्योंकि आप सभी को पता है भोजन तब तक नहीं पचेगा जब तक एसीएल नहीं निकलेगा। आपके स्टमक के जितने एंजाइम हैं सबके सब अम्लीय माहौल में काम करते हैं, वो तभी एक्टिवेट होगा जब एसिड क्या होगा डियर? निकलेगा। तभी देखना एसीएल ज्यादा निकलता है तो भी अच्छी बात, बोलते हैं ना पेट में एसिडिटी हो गया है, पेट में आपके दर्द इरिटेशन क्या होता है डियर? शुरू हो जाता है। और एसीएल कब ज्यादा निकलेगा? जब आप, बात नहीं डियर, जब आप खूब खाना खा लेते हो, पूरा फूड पाइप तक भर लिया आपने, तो एसीएल क्या होगा डियर? ज्यादा निकलेगा। एसीएल कब ज्यादा निकलेगा? जब आप खाना ही नहीं खाते हो। बोलते हैं ना गैस फॉर्म हो रहा है, मतलब एसिड बना है तो क्या हो रहा है डियर? आपका गैस फॉर्म होता है तो हार्ट बीट बढ़ता है ना डियर, क्योंकि हमेशा अम्लीय माध्यम में हार्ट बीट क्या होता है आपका? बढ़ता है। कई लोगों को घबराहट फील होता है। एसीएल कब ज्यादा निकलेगा? जब आप मार्केट के टॉक्सिक फूड खाते हो, ये सब छोले कुलचे भटूरे वो सब। और ध्यान देना सबसे ज्यादा एल्कोहल तब निकलेगा जब आप हैवी अमाउंट में एल्कोहल कंज्यूम करते हो। यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि एसीएल को, बात नहीं यार, इधर पीछे थोड़ा सा फोकस करो आप लोग यार। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा एल्कोहल सडन हिट करता है किसको? स्टमक को। और सबसे ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम करने से क्या निकलता है डियर? एचसीएल सीक्रेट होता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे प्रैक्टिकली तौर पे जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंकर्स होते हैं, जब भी वो ड्रिंक कंज्यूम करते हैं तो वो अपने साथ फैट वाली चीजों को खाते हैं। क्या खाते हैं? फैट। और ध्यान दीजिएगा डियर, जो भी बोलते हो अलग बात है, फैट वाला चीज खाने के पीछे रीजन है कि जब कोई व्यक्ति फैट वाली चीज खाता है ना डियर, तो जो एचसीएल है ना, फैट की एक लेयरिंग बन जाती है आपके स्टमक के दीवार पे। आप जैसे फैट वाली चीज खाओगे तो मान लो ये आपका स्टमक है, तो इसके चारों तरफ फैट की एक लेयर बन जाएगी, और जैसे फैट की लेयर बनेगी और दोबारा एल्कोहल आएगा, सडन हीट करेगा, तो एचसीएल क्या होगा? निकलेगा नहीं। दैट्स वाई वो लोग क्या करते हैं, लोग फैट वाली चीज, सिर्फ फैट ही यूज करेगा, अदरवाइज कोई चीज आप यूज। अब भाई जो पीने वाले उनको एक रिसर्च थोड़े नहीं करना है, कहने का मतलब है। लेकिन ध्यान देना फैट वाली खाने का एक ही रीजन है, टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ एचसीएल। एचसीएल्स के अमाउंट को कम करने के लिए क्या करते हैं डियर? वो लोग फैट वाली चीज को कंज्यूम करता है लोग। तो एचसीएल का ये मैंने अलग अलग सेगमेंट दिखाया। एम आई क्लियर? और ध्यान देना डियर, जिसका पीएच मान 14 है ना, वो आपका है NaOH। आया हुआ क्वेश्चन है ये, नाम है डियर कास्टिक सोडा।
कास्टिक सोडा लिख लेना डियर। 14 इसका पीएच मान होता है कास्टिक सोडा का, कहीं नोट कर लेंगे। 14 ये कास्टिक सोडा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 14 NaOH। मतलब पीएच पैमाने पे जो लास्ट में किसी का है वो कौन है? कास्टिक सोडा है। और पता है आपसे पेपर में ऐसे भी आता है इनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और बताइए पीएच का बढ़ता हुआ क्रम घटता हुआ क्रम आपको बताने होंगे कि खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है। आ सकता है क्वेश्चन, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। अब पता रहेगा तभी क्लिक करेंगे ना डियर। एम आई क्लियर? तो पीएच पैमाना पे जिसका 0 है वो HCl है, और जिसका 14 है वो कौन है? कास्टिक सोडा है, बिल्कुल मत भूलिएगा। और पीएच का कभी कभी फुल नेम भी आता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। लिख लेना फुल नेम ऑफ पीएच, कहीं साइड स्टार लगा के नोट कर लेना, फुल नेम ऑफ पीएच। और पीएच का जो फुल नेम है डियर, या तो हम इस पीएच को पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या हम इसको चाहेंगे डियर तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। फुल नेम का हिंदी क्या होता है? अरे यार देखो, हाँ पूछो डियर। हाँ 0 होगा तो कंसंट्रेट है डियर। ध्यान दीजिएगा, जिसका सल्फ्यूरिक एसिड का भी मेंशन होगा, जिसका लेकिन मैक्सिमम HCl को रिगार्ड किया जाता है, जिसका पीएच मान 0 से लेकर के 3.5 तक होगा। कहां तक लिखवाऊंगा अभी आपको, वो सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। क्या होंगे? जैसे 3.5 प्लस हो गया, सबके सब क्या होंगे? आपके वीक एसिड होंगे। वो एक जगह हम लोग नोट करेंगे, अभी नहीं, समय आएगा तो लिखवाऊंगा वो। मैंने पहले ही बोल दिया कि देखो केमिस्ट्री वैसे तो है लेंदी सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जितना आप कूल माइंड में चीजों को कैप्चराइज करके समझोगे ना, को रिलेट करके समझोगे, उतना आप थोड़ा सा इंटरटेन के माइंड में सेटअप होगा। अदरवाइज आप कई बच्चे होते हैं जिनका अपना बैकग्राउंड नहीं है, वो कवर करता है तो उसको लगता है ना यार ऐसे उड़ रहा है, ऐसे जा रहा है, पेपर में बैठोगे। लेकिन थोड़ा सा टेक्निक लगा दोगे, माइंड मेकअप कर लोगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। मुझे पता है कि आपको रिसर्च नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन टू क्वेश्चन में, इसलिए आपसे सीधे क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करवाता हूं। समझ गए ना? उसी के अकॉर्डिंग फोकस करिएगा डियर। ये नोट कर लिया आपने? अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच और एमआई कर लेना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना स्टार लगाओ उतना कम है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, पीएच का महत्व, पीएच का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच आगे भी लिख लेना। इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब देखो डियर, यहां पे फोकस करिएगा, आ गया ना एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, यही मेन क्वेश्चन का बम्बार्डिंग एरिया है। यदि पीएच है तो आपके लिए इंपॉर्टेंस कितना है, क्वेश्चन यहीं से निकल के आएंगे एग्जाम में, और लगभग सारे इंपॉर्टेंस हम लोग चर्चा करेंगे, छोटे से लेके बड़े लेवल तक। समझ गए ना? ये कंक्रीट सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाएंगे। हालांकि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है, लेकिन उसको थोड़ा सा हमें एक्सटेंड करके पढ़ना है इंपॉर्टेंस को लेकर के, और बिल्कुल एमआई सेगमेंट है, बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। और पहला डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से? तो अपने माउथ से। लिखते हैं माउथ, मुख, मुख। बड़े क्लासिक क्वेश्चन यहां से चुराना है, दैट्स वाई मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। माउथ, मुख, पहला पॉइंट। इसका इंपॉर्टेंस हम कहां देख रहे हैं? अपने पहले बॉडी में देखेंगे। अपने पूरे बॉडी में देखने के बाद हम लोग अपने
आसपास की चीजों को कवर करेंगे, फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन वहीं से आएगा पेपरों में, ठीक है। अब ध्यान देना डियर, माउथ के सेगमेंट से आप सभी को पता है कि हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, टोटल 3 पेयर्ड में होती हैं, टोटल 6 होती हैं, वैसे होती पेयर्ड में है। सभी का काम है सलाइवा निकालना, लार का निकालना। आप सभी को पता है कि एक हेल्दी व्यक्ति 1 से 1.5 लीटर सलाइवा निकालता है और निकालना भी चाहिए। यदि आपका मान लो 5 लीटर, 6 लीटर, 4 लीटर है, मतलब आप माइंडली डिस्टर्ब हो, ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन, नहीं जो मैं रियल है वो शेयर कर रहा हूं। दूसरी बात डियर, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा आल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ फूड। भोजन के नेचर पे भी डिपेंड करता है। कल्पना करते हो मुंह में पानी आने लगता है, फ्री का फूड हो, डिलीशियस फूड हो, यू नो, देखे होंगे आप। दूसरी बात डियर, सलाइवा हमेशा सोते वक्त कम निकलता है, सोते वक्त। और जब आप दुख में होते हो, ग्रीफ में होते हो, सैड में होते हो, उस वक्त लार क्या होता है, कम निकलता है। क्योंकि तभी देखे होंगे व्यक्ति यदि दुख में रोता है तो गला सूख जाता है। कुछ लोग होते हैं ना सिंपैथी जो पानी पिलाने के लिए भी नो वहां पे मौजूद होते हैं। तो कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा, वहां पे रीजन है डियर की सलाइवा क्या होता है, कम निकलता है। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 से 1.5 लीटर लार निकालता है, उतना ही होना भी चाहिए इन केस। ध्यान दीजिएगा डियर, यहां पे मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि यहां पे बात आ रही है इंपॉर्टेंस को लेके, तो यदि मैं आपसे ये पूछ दिया पीएच ऑफ सलाइवा, पीएच ऑफ सलाइवा, तो डियर आप बिल्कुल क्लियर बताए, सही बताए भी। ये एनसीईआरटी की वो लाइन है जो मेंशन है 6.8। कई बुक्स में आपको 6.6 भी दिखेगा, 6.4 भी, लेकिन एक ऑथेंटिकली एनसीईआरटी पॉइंट नोट करिएगा, 6.8 दैट इज द पीएच ऑफ सलाइवा। ये सलाइवा का पीएच मान है। यानी हमारा सलाइवा किस नेचर का हो गया, एसिडिक। लेकिन यहां पे कुछ अलग कंसेप्ट हमें देखना है। अब देखो क्या, मान लो पेपर में आपसे ये पूछ दे कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, क्वेश्चन जनरेट कर दे। आ सकता है क्वेश्चन कि भाई खाना खाने से पहले लार का पीएच मान है ना, बिफोर मील, खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले और आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद। अब ध्यान देना डियर, जब आप खाना नहीं खाते हो ना, बिफोर मील की बात कर रहा हूं, आप बताइएगा डियर, आप बताएंगे जो पीएच मान होगा डियर वो 7.4 होगा। खाना खाने से पहले का मैं पीएच बताया 7.4 आ सकता है पेपर में। इसके पीछे क्या कहानी है वो हम शेयर करेंगे आपसे, लेकिन अभी नोट करेंगे सारे। खाना खाने से पहले कितना है, 7.4, और खाना खाने के बाद मतलब आफ्टर मील, ध्यान देना डियर, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो सेम एज इट इज हम किस पे जाएंगे, 6.8 पे, 6.8 पे। बड़ा क्लासिक क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं, बहुत क्लासिक, ध्यान देना पेपर में बनेगा भी। अब कंसेप्ट ये है डियर कि आप जब भी कोई सुगरी आइटम्स खाते हो, चॉकलेट, स्वीट्स, आइसक्रीम खाते हो ना, तो आपके माउथ में कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो सुगरी आइटम्स पाते ही एसिड बनाना शुरू कर देते हैं। आपके माउथ में बैक्टीरिया मौजूद है जो शुगर आइटम्स आते ही अपना काम करना शुरू कर देगा। तो डियर ध्यान देना, जब आप खाना खा लेते हो तो इनकेस आप यदि चपातीस खाए हो, ब्रेड खाए हो, उसमें भी तो ग्लूकोज है, वो भी तो मीठा है, समझ रहे हैं ना, एसिड बनाएगा। तो जैसे आप खाना खा लेते हो तो वो एसिड बनाएगा, एसिड बनाएगा तो पीएच मान क्या होगा आपका, डाउन जाएगा। तभी लोग क्या बोलते हैं कि खाना खाने के बाद माउथ क्लीन करना चाहिए, पहले करते अच्छी बात है, लेकिन खाना खाने के बाद ही करना चाहिए, मेन तो बाद करना चाहिए, क्योंकि आपके दांतों में कहीं ना कहीं चीजें क्या होती है डियर, फंस जाती है, और उस फंसे हुए ग्लूकोज से वो बैक्टीरिया दबा के एसिड क्या करेगा, बना देगा।
समझ में आ रहा है जो कहना चाह रहे हैं? और खाना खाने से पहले, चूंकि उतना ग्लूकोज का कंसंट्रेशन माउथ में नहीं रहता है, दैट्स वाई पीएच मान क्या होता है डियर? 7.4 होता है। अब एक क्वेश्चन कैच करिएगा, सिर्फ इसी मेथड से मैं क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूं, आप लोग कैच करिएगा। क्वेश्चन ये है डियर कि आप सभी को पता है कि हमारे बॉडी का जो सबसे कठोर पदार्थ है वो हमारा दांत का आउटर पार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं डियर इनेमल। ये नाम है इनेमल, ये हमारे दांत का बिल्कुल बाहरी भाग है ना डियर? और ध्यान दीजिएगा, ये बॉडी का सबसे कठोर भाग है और कठोर पदार्थ से बना है, जिसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना है। मेरा क्वेश्चन है कि हमारे सलाइवा का, लार का पीएच मान कितना कम हो जाएगा, एक बॉर्डर लाइन कितना कम हो जाएगा कि हमारे सभी दांत खत्म हो जाएंगे, गायब? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे लार का पीएच मान कितना कम हो जाए कि हमारा सारा दांत क्या हो जाए डियर? गायब हो जाए। मतलब वो एसिड हमारे इनेमल को ही क्या कर दे डियर? गायब कर दे। और ध्यान देना, कुछ बच्चे बिल्कुल सही बताए, वो बॉर्डर लाइन 5.5 से क्रॉस नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका पीएच मान लार का 5.5 से क्या हो गया? कम हो गया, समझ लो कि आपके दांत क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं। अब देखो डियर, आपका परमानेंट टीथ है, दूध का मिल्क है, मिल्क का टीथ है, तो विनो दोबारा आ भी जाएगा, लेकिन जो परमानेंट टीथ है डियर जाएगा दोबारा नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आया था कि कितना पीएच मान कम होने पे हमारे सभी दांत क्या हो जाएंगे? यही मेन मोटो था क्वेश्चन बताने का। सीधे आप स्टार लगा के नोट करिएगा, सीधे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नोट करेंगे। ये नोट कर लिया सबने? लिखिएगा इफ द, और स्टार लगा के नोट करिएगा इस सेगमेंट को जो मैं लिखवा रहा हूं। इफ द pH range of saliva, if the pH range of saliva is below 5.5, और below 5.5 को थोड़ा सा रिस्पेक्ट, is below 5.5, it's corrode our teeth या tooth, it's corrode our teeth। यदि लार का पीएच मान, हिंदी में नोट करेंगे, यदि लार का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, 5.5 को इन्वर्टेड कॉमा में कर देना, ये मेन है। यदि लार का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो हमारे सभी दांत गायब हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। गायब नहीं लिखेंगे, नष्ट हो जाएंगे। ध्यान देना, सभी दांत नष्ट हो जाएंगे। क्लियर पॉइंट? 5.5 बॉर्डर लाइन है, कम हो गया मतलब यदि आपके दांतों में कैविटी आ रही है, आपके दांत हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि आपका पीएच मान 5.5 से कम जा रहा है। दैट्स वाई आपके साथ ऐसा चीजें हो रहा है। यानी आपको ऐसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जिसका पीएच मान 8 है। कितना है? 8। तभी तो बोलते हैं ना आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो नमक वाला कॉम्बिनेशन क्या है भाई? न्यूट्रल कर देगा ना यार। तो न्यूट्रल करेगा तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा? मेंटेन हो जाएगा, दांत पे इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। अब आप लोग देखे होंगे अपने डेली लाइफ में, ऐसे रिमोट एरियाज में लोग हैं, ऐसे गांव के क्षेत्र के लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, जो शतक हो चुका है उनका, I mean 100 साल हो चुके हैं, और शतक होने के बावजूद भी उनके सभी दांत मौजूद है, आपसे अच्छे हैं। वो अभी भी विनो भुने हुए चना वगैरह खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। रीजन है, ध्यान दीजिएगा, रीजन है डियर, क्योंकि वो लोग, सुन लो इधर सुन लो, क्योंकि वो लोग नॉर्मली नीम के बबूल का दातून करता है लोग, जो हाईली कड़वा होता है। बेस क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, बीटर होते हैं। तो कहीं ना कहीं नीम बबूल का दातून करने का सेंस यही है कि उनके दांत क्या है डियर? अभी भी स्ट्रांग है, मजबूत है। कभी 5.5 से कम क्या ऊपर ही जाता है विनो?
नीचे जा ही नहीं सकता है। लेकिन आज का जनरेशन आप देख ही रहे हो, कहीं फ्री का फूड है, डिलीशियस फूड, बिना मुंह धोए भी नो खा लेते हैं, बाद में मुंह धो लिया जाएगा। तो रीजन तो है ना डियर, ये रियलिटी है जिससे पीएच मान क्या हो रहा है। तो कुछ क्लियर हुआ पॉइंट? तो ध्यान देना, मेरा कहने का मतलब ये था कि थोड़ा सा फोकस कर लो यार, बी पॉइंट नाउ। मेरा कहने का मतलब ये था डियर कि न्यूक्लियर फिजिक्स में जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल पॉइंट से आया हुआ है ना, लास्ट के सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट में आपको करवाऊंगा, ठीक ना। जैसे हाफ लाइफ से भी कुछ बच्चों के क्वेश्चन निकल के आ रहे थे, इनकेस साउंड से जैसे एम्पलीट्यूड आयाम वाला क्वेश्चन हो गए, कुछ बच्चे शेयर भी कर रहे थे, है ना। क्या पता वो पैटर्न थोड़ा सा बूस्ट करके दे दे, करने का मतलब ये है। बाकी आपको 3-4 टॉपिक्स वो इजी, बिल्कुल इजी हैं। बायो फिनिश होते ही हम लोग क्या करेंगे, उसको कवर कर लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री पूरा हम लोग करेंगे। और लास्ट के 10 मिनट हमारा एक न्यूमेरिकल्स पॉइंट पे कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक ना। आप लोग भी थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल लगाते चलेंगे, और भी ये टॉपिक लंबा चलेगा एसिड बेस, क्योंकि जब 4 टॉपिक्स 4 क्वेश्चन आए तो कहीं ना कहीं डियर वेटेज क्या है, तो हम लोग थोड़ा सा बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। क्लियर हुआ सबको?